नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में सतीश उपाध्याय ने बिजली पानी पर सब्सिडी को लेकर वित्त मंत्री से की मुलाकात। दिल्ली बीजेपी ने केंद्र से बिजली पानी पर सब्सिडी देने की मांग की है। सतीश उपाध्याय ने वित्त मंत्री से 800 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी उपलब्ध कराने की मांग की है। बीजेपी ने सत्ता में आने पर दिल्ली में बिजली दरों में 30% कटौती का वादा किया था। आपको बता दें कि शीला दीक्षित सरकार 400 यूनिट तक बिजली खपत पर ₹1 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी देती थी, जबकि केजरीवाल सरकार 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को 50% की सब्सिडी देती थी। लेकिन फंड के अभाव में केजरीवाल सरकार की यह सब्सिडी योजना 31 मार्च को खत्म हो गई थी। आम बजट में बिजली पानी के अलावा अवैध कॉलोनियों के विकास का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। वित्त मंत्री झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्के और सस्ते मकान का तोहफा भी दे सकते हैं। बसों की कमी से जूझ रही डीटीसी को भी नई बसों का तोहफा मिल सकता है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से राज्य का बजट संसद में पेश किया जाएगा। केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली विधानसभा को निलंबित रखा गया है। अब दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर है, दिल्ली में बिजली महंगी भी हो सकती है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी डीआरसी ने दिल्ली में बिजली दरों में ₹1.10 तक प्रति यूनिट का इजाफा कर दिया। दिल्ली में बिजली की दरों में सबसे कम इजाफा 10 पैसे प्रति यूनिट का है। 200 यूनिट तक ₹3.90 की जगह अब ₹4 प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा। वहीं 201 से 400 यूनिट तक ₹5.80 की जगह अब ₹5.95 प्रति यूनिट देने होंगे। 401 से 800 यूनिट तक अब ₹6.80 की जगह ₹7.30 प्रति यूनिट देने होंगे। इसी तरह 801 से 1200 यूनिट तक ₹7 की जगह अब ₹8.10 देने होंगे। डीआरसी ने 1200 यूनिट से ज्यादा खपत पर एक नया स्लैब बनाया। इस स्लैब में नई दर ₹8.75 प्रति यूनिट रखी गई है। बिजली की दरों में इजाफा भले हुआ हो, लेकिन सरचार्ज खत्म करने के चलते बिजली बिल कम आने की संभावना है। डीआरसी का भी दावा है कि 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल कम आएगा। दरअसल डीआरसी ने हर 3 महीने पर लगने वाले बिजली सरचार्ज को खत्म कर दिया है। ये सरचार्ज पहले 6 से 8% तक वसूला जाता था। डीआरसी ने दिल्ली मेट्रो और फैक्ट्रियों को दी जाने वाली बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया है। ये बढ़ोतरी करीब 11% तक की गई है। वहीं एनडीएमसी के क्षेत्र में करीब 9.5% बिजली महंगी हो गई है। दिल्ली में बिजली के बढ़े दाम के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि बीजेपी ने 30% बिजली रेट कम करने का वादा किया था, उसे अब पूरा करें। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और बिजली के बढ़े दाम वापस लेने चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि बिजली के दाम बढ़ाने से बचना चाहिए था। बीजेपी नेता जगदीश मुखी ने यह भी कहा कि पार्टी कोरबा संयंत्र में तो सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है। सीपत प्लांट की हालत तो और भी खराब है, यहाँ सिर्फ 9 घंटे का ही कोयला बचा है। ऐसी हालत में अगर कोयले की आपूर्ति कम हुई तो छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों की बिजली व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की 4 दिवसीय यात्रा के बाद देर रात वतन वापस लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील गए थे। ब्राजील से लौटते वक्त प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए फ्रैंकफर्ट में रुके। फ्रैंकफर्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से बात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को भारत आने का न्योता भी दिया। अब खबरें विमान हादसे की। मलेशिया का एक यात्री विमान रूस और यूक्रेन की सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था। मलेशियाई विमान में चालक दल के 15 सदस्यों समेत कुल 295 यात्री सवार थे। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था विमान। मलेशियाई विमान गिरने के पहले ही धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। विमान में सवार किसी यात्री के बचने की खबर नहीं है। विमान पर 154 डच, 27 ऑस्ट्रेलियाई, 23 मलेशियाई, 11 इंडोनेशियाई, 4 जर्मन, 4 बेल्जियम, 6 ब्रिटेन, 3 फिलीपींस के और 1 शख्स कनाडा का था। विमान हादसे के बाद घटनास्थल से कम 100 शव अब तक मिल चुके हैं। विमान का मलबा और शव 15 किलोमीटर के दायरे में फैले बताए गए हैं। मलेशिया के विमान गिरने के पीछे रूस समर्थक विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। विमान यूक्रेन के ग्राबोवो में गिरा, जहां रूस समर्थक विद्रोहियों का नियंत्रण है। रूसी विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कहा कि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान को गिरा पाना उनकी क्षमता में ही नहीं है। मीडिया खबरों के मुताबिक मलेशिया के विमान पर रूस समर्थक विद्रोहियों ने सतह से हवा में मार करने वाली वक्त मिसाइल से हमला किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि विमान हादसा एक भयानक त्रासदी है। अमेरिका विमान हादसे के कारणों का पता लगाने में पूरी मदद करेगा। मलेशिया के पीएम नजीब रज़क ने घटना पर दुख जताया। रज़क ने कहा कि विमान को मार गिराए जाने की पुष्टि होती है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मलेशिया के विमान पर हमला हुआ है। विमान को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री पाब्लो क्लिमकिन ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत है कि विमान को रूस समर्थक अलगाववादियों ने मार गिराया। विमान दुर्घटना पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मलेशियाई पीएम को फोन कर विमान हादसे पर दुख जताया। पुतिन ने कहा कि दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी यूक्रेन की ही है। यूक्रेन में मलेशिया के विमान गिरने के बाद एयर इंडिया, जेट एयरवेज समेत सभी बड़ी एयरलाइंस ने यूक्रेन के वायु क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। अब दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अभी तक दूसरों का खुलासा करने वाली आम आदमी पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन हो गया है। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने किया आम आदमी पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन। आसिफ खान ने स्टिंग के जरिए दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता इलियास आजमी ने उनसे मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है। आसिफ का कहना है कि बीते एक हफ्ते उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में समझौते के लिए तैयार है। आसिफ के मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस विधायकों को कैबिनेट में जगह देने को भी तैयार हो गई है। आसिफ ने आपके नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो उनकी बातों को काट कर दिखाएं। आसिफ मोहम्मद खान का कहना है कि उनके पास आप नेता मनीष सिसोदिया का मैसेज भी है जिसमें उन्होंने आसिफ को अपने ससुराल बुलाया है। आसिफ ने दावा किया कि मनीष ने उन्हें मैसेज में लिखा है कि दिल्ली में मीडिया का घेरा है, इसलिए वो उनके ससुराल आए, वहां बैठकर बात होगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजकर 1 करोड़ का हर्जाना मांगा है। बीजेपी ने यह हर्जाना पार्टी के लोगों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने और मानहानि करने के हर्जाने के तौर पर मांगा है। बीजेपी ने अपने नोटिस में लिखा है कि आपके द्वारा ट्विटर पर और प्री रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज में झूठे और अपमानजनक आरोपों के सर्कुलेशन से पार्टी के सम्मान का बड़ा नुकसान हुआ है। नोटिस में केजरीवाल से कहा गया है कि झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें और भविष्य में ऐसे आरोपों से परहेज करें। बीजेपी का ये नोटिस केजरीवाल के उस ऑडियो क्लिप और पोस्टर पर आया है जिसमें बीजेपी पर 20 करोड़ में विधायक खरीदने की बात कही गई है। केजरीवाल के आरोपों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी ने न तो पहले कभी खरीद फरोख्त की है और न ही आगे कभी करेगी। इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को न्योता की खबरों के बीच उपराज्यपाल को निशाने पर लिया। ट्वीट कर केजरीवाल ने कहा कि एलजी अगर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाएंगे तो उन्हें या तो हटा दिया जाएगा या फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने ट्वीट में आगे कहा कि अब देखना है कि एलजी कुर्सी बचाएंगे या फिर संविधान की रक्षा करेंगे। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि पार्टी का कोई विधायक बीजेपी के साथ नहीं जा रहा। सिसोदिया ने कहा कि जब बीजेपी के पास 32 विधायक थे तब वो सरकार बनाने को तैयार नहीं थी और अब जब 29 विधायक है तो सरकार बनाने के लिए विकल्प पर विचार कर रही है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि बीजेपी नोटों के बोरे खोलकर सरकार बनाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इस बीच दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एक बार फिर कहा है कि एलजी से न्योता आता है तो सरकार बनाने पर विचार करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह आज नागपुर जाएंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी की नई टीम के बारे में भागवत से अमित शाह चर्चा करेंगे। दिल्ली के मंडावली में एक शख्स ने चाकू से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश की और फरार हो गया। आरोपी शख्स ने पहले फिल्मी अंदाज में अपनी पत्नी को बर्थडे विश किया, फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 70 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। पुलिस ने घर वालों की शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में बेखौफ अपराधियों ने गैंगरेप के बाद एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, उसकी आंख के पास और प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म के गहरे निशान थे। वारदात को एक प्राइमरी स्कूल कैंपस में अंजाम दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पास ही के गांव में बिल क्लिंटन का कार्यक्रम था जिसको लेकर कई दिनों से पुलिस गश्त कर रही थी। इस मामले में पुलिस की हरकत ने भी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। निर्वस्त्र लड़की की लाश को पुलिस ने तमाशा बना दिया। इस मामले में कोतवाली प्रभारी और बीट इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार के जहानाबाद में एक महिला को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई का शर्मनाक मामला सामने आया है। भीड़ के हाथों में पिटने वाली महिला पर अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लड़कों को अगवा कर उनकी हत्या करवाने का आरोप है।
आरजेडी विधायकों ने विधानसभा के भीतर और बाहर जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने इसे जंगल राज बताया। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। यूपी के अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने 17 साल की छात्रा पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले में लड़की का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। रात के वक्त जब वो घर लौट रही थी तभी बाइक सवार बदमाशों ने इसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। मुंबई के गोरेगांव में 18 साल की एक लड़की से रेप की वारदात सामने आई। लड़की मानसिक रूप से बीमार है। रेप का आरोप घरेलू नौकर पर है। 2 साल पहले नौकर को इस लड़की की देखभाल के लिए रखा गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 साल से आरोपी लड़की की देखभाल कर रहा था। नवी मुंबई में बिना लाइसेंस के चल रहे रेन लाउंज पर छापा मारकर पुलिस ने 261 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए 261 लड़के लड़कियों में से 77 लड़कियां और 140 लड़के नाबालिग हैं। बच्चे शराब पीकर बार में अश्लील डांस कर रहे थे। लड़कियों को अब प्रवेश फ्री था। लड़कों से 600 रुपए वसूला गया। अवैध रूप से शराब बेचने और अश्लील डांस का आयोजन करने के आरोप में बार मालिक और मैनेजर समेत 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। मुंबई में तलोजा पुलिस स्टेशन में तैनात एक सिपाही को किडनैपिंग और फिरौती के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एक महिला से पूछताछ के बहाने उससे 10,000 रुपए की उगाही की थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एंटी करप्शन वैन लॉन्च किया। ये वैन सरकारी दफ्तरों के बाहर चक्कर लगाएगा और लोगों को रिश्वत लेने और देने दोनों के खिलाफ जागरूक करेगा। दिल्ली में आज भी झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली में कल शाम से देर रात तक बारिश होती रही, जिसके बाद लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। बारिश के बाद कई इलाकों में जाम लग गया। कल शाम से हो रही बारिश से संसद भवन के आसपास सड़कों पर पानी जमा हो गया। संसद भवन के अंदर भी बारिश का असर दिखा। लोकसभा के गुंबद से पानी रिसकर सदस्यों की सीट पर गिरने लगा। रात करीब 7:30 बजे लोकसभा में बजट पर चर्चा हो रही थी, तभी बारिश की बूंदें सदन के बीच की लाइन पर गिरने लगी। वहां बैठे सदस्य हक्का बक्का होकर उठकर दूसरी जगह चले गए। पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे से चुटकी भी ली। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी जमकर बारिश हुई। गुड़गांव में भी झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दी। दिल्ली के यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ 1,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगले 28 घंटे में ये पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। इससे दिल्ली के कई निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना में पानी छोड़े जाने से हरियाणा के इंद्री में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अगर यमुना में और पानी छोड़ा गया तो करनाल, पानीपत और सोनीपत जिलों में बाढ़ आ सकती है। उत्तराखंड में गढ़वाल के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश से एक बार फिर चारधाम यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है। केदार घाटी में मंदाकिनी नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से महज 2 मीटर नीचे रह गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी भागों में दिखने लगा है। बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से आदमपुर रेवली बांध का एक हिस्सा टूटकर बह गया। यूपी के गोंडा में सरयू और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली के प्रहलादपुर में जलबोध की पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी सड़क पर आ गया। महरौली बदरपुर रोड पर इस पाइपलाइन के फटने से पानी की तेज धार 40 से 50 फीट ऊपर तक जा पहुंची। मुंबई में वर्ली नाका इलाके में सीएनजी पाइपलाइन से गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचकर लीकेज पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली मेट्रो की लापरवाही के चलते हजारों यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। हुडा सिटी सेंटर जहांगीरपुरी रूट में एक मेट्रो ट्रेन खुले दरवाजे के साथ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच गई। येलो लाइन की ये मेट्रो अर्जनगढ़ स्टेशन से सुबह करीब 9:40 पर जहांगीरपुरी के लिए चली थी। मेट्रो के बाईं तरफ के दरवाजे बंद नहीं थे, फिर भी मेट्रो चलने लगी। दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर को सस्पेंड कर मामले में जांच शुरू कर दी है। 24 जुलाई से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के किराए में 40% की कमी होगी। न्यूनतम किराया जो 30 रुपए था वो 20 रुपए हो जाएगा। नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक 180 रुपए की जगह 100 रुपए लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में केबीसी नाम से बनी एक फर्जी कंपनी का 10,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है।
भाऊ साहब चौहान और उसकी पत्नी अनिता चौहान ने केबीसी नाम की कंपनी बनाई थी। पुलिस ने कंपनी के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी बनाकर दोनों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर पहले लोगों से उगाही की और बाद में धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इस दंपति ने 30 महीने में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों को झांसे में लिया और बाद में सिंगापुर भाग गए। इस फर्जीवाड़े में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हजारों निवेशकों के लाखों रुपए फंस गए। केबीसी कंपनी की मेंबरशिप लेने वाले एक मां बेटे ने आत्महत्या कर ली। इन्होंने सैकड़ों लोगों को कंपनी में निवेश कराया था। पंजाब नेशनल बैंक के नोएडा ब्रांच में बीती रात भीषण आग लग गई। यूपी के बागपत में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सेना के रिटायर्ड जवान ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से परेशान होने के चलते उसने ये कदम उठाया। गाजियाबाद पुलिस ने कार लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश पढ़े लिखे परिवार से है। उसका भाई इंजीनियर है जबकि पिता पुलिस में। दिल्ली के डॉक्टर वार आरोग्य संस्थान में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर की मिली भगत से 247 रुपए की दवा का भुगतान 1,87,466 रुपए करा लिया गया। हरियाणा में अलग एसजीपीसी बनाए जाने के विरोध में आज अकाली दल दिल्ली में सोनिया गांधी के घर का घेराव करेगा। पंचकुला में एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा कि हुड्डा सिखों को मूर्ख बनाने के लिए एचएसजीपीसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले एचएसजीपीसी के मुद्दे पर केंद्र से दखल की मांग करते हुए पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। राजनाथ ने कहा है कि दोनों देशों की सीमा पर वास्तविक स्थिति को लेकर संदेह की वजह से कई बार हमारे जवान भी सीमा पार कर जाते हैं। गाड़ियों में लाल बत्ती लगाने के मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। गडकरी ने कहा है कि किसकी गाड़ी में लाल बत्ती लगेगी या नहीं लगेगी, इस पर प्रधानमंत्री अंतिम फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर को ही लाल बत्ती लगाने की छूट दी। सुप्रीम कोर्ट ने 32 कैबिनेट मंत्रियों और उनके बराबर के दर्जनों अधिकारियों की लाल बत्ती के इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी ने गाड़ियों में लाल बत्ती के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने समलैंगिकों को उनके मानवाधिकारों की रक्षा का भरोसा दिया है। हर्षवर्धन ने कहा कि समलैंगिकों का भी मानवाधिकार है और ये सरकार का दायित्व है कि वो उनकी रक्षा करे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य विवरण की भी जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 1.25 अरब आबादी के लिए महज 9 लाख डॉक्टर ही उपलब्ध है। यूपी के चंदौली में सीजेएम कोर्ट ने वैदिक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वैदिक दोषी साबित हुए तो उन्हें 3 साल या फिर अधिकतम उम्र कैद हो सकती है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इजरायल के हमले को लेकर राज्यसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्ष इजरायली हमले पर चर्चा करने की मांग कर रहा था। वो हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। सरकार इजरायली हमले पर चर्चा कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सभापति ने सरकार की मांग खारिज कर दी। सभापति ने कहा कि इस पर चर्चा जरूर होगी। 21 जुलाई को भी इस मसले पर राज्यसभा में चर्चा हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को चुनाव आयोग ने करारा झटका दिया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के विधायक बबन राव घोलप और बीजेपी विधायक सुरेश हलवड़कर को अयोग्य करार दिया। बबन राव घोलप और सुरेश हलवड़कर के चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है। शिवसेना विधायक बबन राव घोलप को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहराया गया था। जबकि कोल्हापुर के इचलकरंजी से बीजेपी विधायक हलवड़कर को बिजली चोरी के मामले में दोषी ठहराया गया था। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री नारायण राणे कैबिनेट के साथ कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि सोमवार को वो इस्तीफा दे सकते हैं। राणे मुख्यमंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं। माइक्रोसॉफ्ट करने जा रही है अब तक की सबसे बड़ी छटनी। विश्व भर में 18,000 कर्मचारी कम किए जाएंगे। भारत अगले साल इप्सा सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में करेगा। इप्सा में 3 सदस्य देश हैं, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। प्याज की आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है। दरअसल 1 लाख टन प्याज आयात करने पर खाद्य मंत्री से सुझाव मांगा गया था, कि जिस पर उन्होंने पत्र लिखकर अपनी राय बांटी। उद्योगपति विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस को देश की सबसे बड़ी डिफॉल्टर कंपनी बताया गया है।
इस एयरलाइन पर बैंकों का 4022 करोड़ रुपया कर्ज है। माल्या के हाथ खड़े कर देने से किंगफिशर डूबती दिख रही है। लॉर्ड्स की हरी भरी पिच पर टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजी पहले बिखरी।